हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आज कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। ये एक लेक आइल है जो इनिस्फ्री में है। आइल का मतलब होता है एक छोटा सा द्वीप या टापू। इस चित्र में आप देख सकते हैं। दिस वेल नोन पोम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री। तो इस कविता में हम ये जानने वाले हैं कि जो कवि है वो किस कदर चाहता है इस जगह में जाना, इस इनिस्फ्री की शांति को पाना चाहता है, पीस और ट्रैंक्विलिटी को पाना चाहता है। पीस और ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति, आराम। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। और ये वो जगह है जहाँ उसने बचपन अपना बिताया है। दिस पोएम इज अ लिरिक, और ये पोएम का जो टाइप है वो लिरिक है। तो आइए हम इस कविता को शुरू करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there, a clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. कभी कहते हैं कि अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चल पड़ता हूँ और कहाँ जाऊँगा मैं। इनिस्फ्री एक जगह है, वहाँ के लिए निकल पड़ता हूँ। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और मैं वहाँ पर एक छोटा सा अपने लिए कैबिन बनाऊँगा जो कि क्ले से बनी होगी। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, और वेटल्स मतलब स्टिक्स, लकड़ियों के टुकड़े, और जो कि ट्विस्टेड मोड में होते हैं। तो उनका मैं एक स्मॉल सा कैबिन अपने लिए तैयार करूँगा। और 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और मैं वहाँ पर खेती करूँगा जिसमें मैं 9 रोज बनाऊँगा। यानी कि जो रोज बनाऊँगा, रोज होती लाइनें खेत में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक बेड सा तैयार करूँगा। उसमें 9 रोज होंगी, और उन 9 रोज में मैं, लाइनों में मैं बीन को उगाऊंगा। एंड आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी, और मैं वहाँ पर हनी बी भी रखूँगा जिससे मुझे शहद मिलेगा, यानी कि हनी मुझे मिलेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं उस जगह में पूरा आनंद लूँगा, वहाँ पर रहूँगा, और मुझे मधुमक्खी की आवाज़ या बीज की आवाज़ मुझे वहाँ पर सुनाई देगी। कहने का मतलब एक और ये है कि वहाँ पर इतनी शांति होगी कि वहाँ पर मधुमक्खी के उड़ने की आवाज़, उसके पंख में से जो आवाज़ आती है वो तक सुनाई देगी। तो आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अराइज का मतलब स्टैंड अप, कैबिन का मतलब एक रूम, वेटल्स स्टिक्स जो मैंने आपको बताया ट्विस्टेड उसमें होगा, फेंसेस और वॉल उससे बनते हैं, और इसका हम पिक्चर से भी समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो स्टिक्स होती है, जो ट्विस्ट करके उनका वॉल्स या फेंसेस तैयार किया जाता है, उसको वेटल्स कहा जाता है। तो इसकी मदद से वो कैबिन बनाना चाहता है। और ग्लेड का मतलब होता है क्लियरिंग ओपन स्पेस, बहुत खाली खाली सा स्थान, जहाँ पर जो मतलब पूरा खाली हो एरिया, उसको बोलेंगे ग्लेड। और ये है इसका वर्ड मीनिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. कवि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे पीस के बारे में कहते हैं, यानी कि शांति के बारे में। जो शांति का वहाँ पर आगमन होता है वो बड़े धीरे से होता है, बिल्कुल स्लोली वहाँ पर होता है, ग्रेजुअली। और जिस प्रकार रात का जो अंधेरा सुबह के वक्त धीरे धीरे उठने लगता है, ग्रेजुअली वो हटने लगता है, जो रात का जो पर्दा है वो धीरे धीरे दूर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर शांति का आना होता है। वेल्स का मतलब होता है पर्दा। और यहाँ पर क्रिकेट भी गाना गाते हैं, मतलब क्रिकेट यानी कि झिंगुर भी यहाँ पर अपनी आवाज़ करते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वहाँ जो रात है वो चमकीली होती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होती है वो पर्पल ग्लो करता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम होती है तो शाम में जो है आसमान पूरा का पूरा लिनेट बर्ड से भर जाता है, यानी कि लिनेट जो बर्ड है उनकी चहल पहल रहती है। तो आइए समझते हैं इनके कुछ वर्ड मीनिंग। वेल्स का मतलब जैसे मैंने बताया कि मटेरियल ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न, अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस, यानी कि हिंदी में हो गया पर्दा।
तो इस प्रकार का जो कपड़ा जो वुमेन पहनती है। क्रिकेट यहाँ पर an insect related to the grasshoppers but with shorter legs. The male produces a characteristic music chirping sound. तो मेल जो क्रिकेट होते हैं उन वो कुछ एक खास प्रकार का आवाज़ निकालते हैं और उन्हें क्रिकेट कहा जाता है। तो इस प्रकार का एक इंसेक्ट रहता है, इसकी बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं। इसकी आवाज़ उनको सुनने को मिलेगी, ये कहते हैं। लिनेट a small brown and gray bird with a short beak. Glimmer means something which is shining. तो glimmer का मतलब shining हो गया। लिनेट का हम देखते हैं पिक्चर में, इस प्रकार की एक चिड़िया होती है जिसका जो वहाँ पर शाम के समय में उड़ती है। तो इसकी बात कवि कर रहे हैं। Next stanza, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. कवि कहते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ और क्योंकि मुझे रात दिन एक ही बात लगातार सुनाई देती है, वो है वाटर की लैपिंग साउंड की, यानी कि पानी की छलकने की आवाज़ जो शोर में यानी कि किनारे में जाकर के टकराती है और उस टकराने की वजह से जो पानी से जो आवाज़ छलकने की निकलती है उसे मैं रात दिन सुनता हूँ, चाहे मैं रोडवे पर खड़ा हूँ, चाहे मैं पेवमेंट्स यानी कि चलने के रास्ते जो भी बने होते हैं उस पर खड़ा हूँ, मुझे बस वही आवाज़ सुनाई देती है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। और हाँ, मुझे बिल्कुल ये अपने मन के अंदर, दिल के अंदर ये आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। तो ये जो कवि है विलियम बटलर यीट्स, इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि वो कैसे उस जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पर उनका बचपन गुजरा है और सिर्फ वहीं की यादें उनको आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है। नाइट एंड डे का मतलब होता है ऑल द टाइम, लगातार। लैपिंग का मतलब है स्ट्राइकिंग ऑफ द वाटर इस कविता में। हार्ट स्कोर का मतलब है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो लैपिंग इस प्रकार का कि जब जो वेव्स उठती हैं, जो लहरें उठती है और टकराती है किनारे पर, और जो आवाज़ वहाँ से उठती है, जो ध्वनि वहाँ से आती है, उसकी बात कवि यहाँ पर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस कविता में लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं। तो सबसे पहले राइम स्कीम की बात अगर करें तो ए बी यहाँ पर यूज हुआ है पूरी कविता में। एलिट्रेशन का मतलब होता है द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो कॉन्सोनेंट साउंड का एक से ज़्यादा बार आना वर्ड में इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखते हैं, हाइव हनी बी में जो है हॉ साउंड एक से ज़्यादा बार आया है, हाइव में भी आया है और हनी में भी, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। और लेक लैपिंग लो, इसमें लॉ साउंड जो है यानी एल साउंड 3 बार आया हुआ है, तो यानी कि ये भी एक बार से ज़्यादा साउंड एक ही कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसे एलिट्रेशन कहा जाता है। रेपिटेशन क्या है, रेपिटेशन जहाँ पर रिपीट हो। तो रिपीट क्या हुआ है यहाँ पर, आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये यहाँ पर रिपीट हुआ है। स्टैंजा 1 में भी ये लिखा गया है और स्टैंजा 3 में भी। तो रिपीटेशन जो डिवाइस है वो भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो हमने देखा लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में कौन कौन से हैं, 1 2 3 हमने यहाँ पर देख लिया है। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड ये पूरी की पूरी कविता। और इस कविता का जो नाम था वो था द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। और इसी के बारे में ये कहानी है, जो कवि है वो इस जगह में बार बार उनका मन जाता है, वो यहाँ पर जाना चाहते हैं।